एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप जानते हैं कि 27 तारीख को आपका बायोलॉजी का पेपर है, तो हम आपके लिए लेकर आ गए हैं बेहतरीन टॉपिक। और उम्मीद करता हूं अगर आप इसे पढ़ेंगे तो एग्ज़ाम में बेहतर से बेहतर कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आपका आज का ये वीडियो। जैसे कि क्या है, आपको 70 नंबर का पेपर, आपका 70 नंबर का पेपर रहेगा। और जिन जिन टॉपिक्स को मैं लेकर आया हूं, अगर आप उसे कवर करते हैं तो आप बेहतर से बेहतर कर पाइएगा। जैसे पहला टॉपिक हमारा है पुष्प की संरचना। पहला टॉपिक हमारा क्या है? पुष्प की संरचना। अब क्या है कि पुष्प की संरचना में आपको पढ़ना होगा कि पुष्प के मतलब कितने। पहले बात तो आपको फिगर बना देना है उसमें पुष्प का, और उसमें आपको बनाना है कि बीजांड क्या है, स्त्री केसर क्या है, पुंकेसर क्या है, बाह्य दलपुंज क्या है, दलपुंज क्या है। नाम आपको याद करना पड़ेगा। आप उसका फिगर अच्छे से बना देंगे तो आपको अच्छा से अच्छा नंबर इसमें मिल जाएगा। लेकिन हाँ, पुष्प की संरचना में आपको पुष्प का जो फिगर आपको अच्छे से बनाने आना चाहिए। और सबसे ज़रूरी चीज़ कि आपका उनका जो सभी नाम है, अंगों के नाम उनके जो है पुष्प के, वो आपको लिखना पड़ेगा। दूसरा टॉपिक हमारा, दूसरा जो आपको टॉपिक पढ़ना वो है परागकण के बारे में। अब परागकण के बारे में क्या पढ़ना है, मतलब परागकण का आपको जो है संरचना बनाने आना चाहिए। जैसे उसमें बाह्यचोल है, अंतःचोल है, तो सबका नाम भी याद होना चाहिए। और उसके बारे में कैसे क्या क्या डिटेल्स हैं आपको देख लेना है। तो इन दोनों को जरूर पढ़ेंगे। तीसरा हमारा है लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन मीन्स होता है कि किस तरीके से परागकणों का निर्माण होता है। और गुरु बीजाणु में हम पढ़ेंगे किस प्रकार से एग सेल का निर्माण होता है बीजांड में। यानी लघु बीजाणु जनन जो है ये प्रक्रिया संपन्न होता है आपका परागकोश में, और गुरु बीजाणु जनन जो संपन्न होता है वो होता है अंडाणु में। तो आप इसको पढ़ेंगे और इसको याद कर लेंगे इस टॉपिक को, तो मेरा मानना है कि एग्जाम में ये जरूर आएगा। नेक्स्ट आपका बीजांड की संरचना। बीजांड की संरचना में आपको बस संरचना बना के देगा, और अगर पूछेगा तो इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। तो इन तीनों को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और आप अच्छा स्कोर कर पाइएगा। नेक्स्ट हमारा जो है वह है मादा जनन अंग। अब मादा जनन अंग का आपको सचित्र चित्र वगैरह बनाने के लिए देगा, तो उसमें आपको बनाना पड़ेगा। तो इसमें जो है मादा जनन अंग बना लीजिएगा, शुक्राणु की संरचना बना पढ़ लीजिएगा, अंडाणु जनन तथा अंडाणु जनन और शुक्राणु जनन पढ़ लीजिएगा। प्लेसेंटा के बारे में पूछता है, कई एग्जाम में प्लेसेंटा के बारे में पूछा है, तो आप प्लेसेंटा के बारे में देख लीजिएगा, तो वो बेहतर तरीके से आप उसको कर पाइएगा। नेक्स्ट है आपका शुक्राणु जनन में आपको शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है इसको पढ़ लेना है। और अंडाणु जनन में किस प्रकार से एग सेल का निर्माण होता है महिलाओं में, वो आपको पढ़ लेना है। उसके बाद जो है परिवार नियोजन की क्रियाविधि है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। जो परिवार नियोजन की क्रियाविधि में मतलब आता है अस्थाई विधियाँ आता है, अस्थाई विधियाँ आता है, तो इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। परिवार नियोजन कहलाता क्या है इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। और सबसे जरूरी यहाँ पे एक टॉपिक यहाँ पे दिख रहा है आपको, टेस्ट ट्यूब बेबी, इसके बारे में अक्सर पूछता है एग्जाम में, तो टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में पढ़ लीजिएगा। ये परिवार नियोजन की क्रियाविधि इसको पढ़ लीजिएगा। जनसंख्या विस्फोट ये जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसके बारे में हर एग्जाम में लगभग पूछता ही है। जब भी बोर्ड पेपर होता है तो जनसंख्या विस्फोट से संबंधित जरूर प्रश्न रहता है। नेक्स्ट हमारा गर्भ निरोधक गोलियों के बारे में पढ़ लीजिएगा, और गर्भ निरोधक अस्थायी विधियाँ पढ़ लीजिएगा। यहाँ से आपका एग्जाम में मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। इतना टॉपिक आपको क्लियर करना है। नेक्स्ट जो हमको पढ़ना है वो है मेंडल के नियम के बारे में। मेंडल का नियम जो है जितना भी है, प्रभाविता के नियम और स्वतंत्र विभवन का नियम और पृथक्करण का नियम, इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और एक संकर संकरण भी पढ़ लीजिएगा और द्विसंकर संकरण भी पढ़ लीजिएगा। और एक संकर संकरण में जो है, एक संकर संकरण में जो लक्षण प्रारूपानुपात है और जीन प्रारूपानुपात है उसको मत भूलिएगा। तो लक्षण प्रारूपानुपात और जीन प्रारूपानुपात जरूर याद रखिएगा। उसके बाद जो है आपको पढ़ना है इसमें मेंडली विकार। मेंडली विकार में क्या आ जाएगा? लिंग संलग्न रोग आ जाएगा, ठीक, लिंग संलग्न रोग आ जाएगा, जीन संलग्न रोग आ जाएगा। तो वर्णांधता हो गया, हेमोफीलिया हो गया, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम हो गया, ये क्या बोलते हैं डाउन सिंड्रोम हो गया। इस कुछ रोग है, इनको याद कर लीजिएगा किस तरीके से ये आते हैं, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है वो है कि डीएनए का वाटसन एंड क्रिक मॉडल क्या है। तो इसको आप फिगर अच्छे से देख लीजिए, तैयार कर लीजिएगा। डीएनए का वाटसन एंड क्रिक मॉडल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। डीएनए और आरएनए में अंतर याद कर लीजिएगा।
5-7 अंतर को याद कर लीजिएगा तो आपको एग्जाम में जरूर मिल जाएगा। मानव जीनोम परियोजना क्या है? मानव जीनोम परियोजना आपको तैयार कर लेना है अच्छे से। तो अगर तैयार कर लेते हैं तो एग्जाम में इसके आने के ज़्यादा चांसेज होते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, लैक ओपेरॉन है, अनुवांशिक कूट है। तो सभी को आपको जो है अच्छे से तैयार करना है, तो आप एग्ज़ाम में जो है अच्छे से कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारा है इंटरफेरॉन के बारे में। इंटरफेरॉन के बारे में टिप्पणी लिखने के लिए देता है, तो आप इसको जो है इंटरफेरॉन के बारे में ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि लगभग ज़्यादा एग्जाम में पूछता है। इंटरफेरॉन के बारे में, मलेरिया के बारे में, टाइफाइड के बारे में, कैंसर के बारे में, ये इसको भी पढ़ लीजिएगा। प्रतिरक्षा तंत्र क्या है? सक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र, निष्क्रिय प्रतिरक्षा तंत्र, इन दोनों को तैयार करना है, जिसमें आपको पढ़ना है टी लिम्फोसाइट के बारे में और बी लिम्फोसाइट के बारे में। तो अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा। एड्स के बारे में दिया है, तो एड्स के बारे में, एड्स क्या है, एड्स का फुल फॉर्म क्या होगा, और इसका जो रोगजनक क्या है, एचआईवी का जो है फुल फॉर्म पढ़ लीजिएगा। रोकथाम पढ़ लीजिएगा, किस प्रकार इसका प्रसारण होता है इसको भी पढ़ लीजिएगा। एल्कोहल के बारे में पढ़ लीजिएगा, ड्रग्स के बारे में पढ़ लीजिएगा, तो आप बेहतर तरीके से आप लिख पाइएगा एग्जाम में। उसके बाद जो है हमारा है प्रतिजैविक पढ़ लीजिएगा। बायोगैस के बारे में पढ़ लीजिएगा। वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीव, तो वाहित मल उपचार में जब सूक्ष्म जीव पढ़ेंगे 2-3 स्टेप है उसका, किस प्रकार से नदियों में जो है जो वाहित मल है उसको छोड़ने से पहले किस प्रकार से उसको उसका उपचार किया जाता है, आपको ये पढ़ लेना है। सूक्ष्म जीवों की भूमिका क्या है, इसको पढ़ लेना है, किन किन चीज़ों में इनका प्रयोग करा जाता है। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव की भूमिका क्या है, इसको आपको देख लेना है। उसके बाद जो है आता हमारा जैव प्रौद्योगिकी। तो जैव प्रौद्योगिकी क्या पढ़ना, जैव प्रौद्योगिकी क्या है, इसके ऊपर बायोटेक्नोलॉजी है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। अनुवांशिक इंजीनियरिंग आपका ये इम्पोर्टेंट है, तो इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अनुवांशिक इंजीनियरिंग क्या है इसके बारे में। पीसीआर तकनीक पूछता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के बारे में, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। प्रतिबंधन एंजाइम के बारे में पूछता है, कई प्रकार के प्रतिबंधन एंजाइम हैं जो काटने का काम करते हैं, तो आप इसको जो है जब डीएनए को लिया जाता है किसी कोशिका के अंदर से, तो किस प्रकार वो एंजाइम जो है हमारी मदद करते हैं, तो उसको आप पढ़ लीजिएगा। पुनर्योगज डीएनए तकनीक है, इसके बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा। पुनर्योगज डीएनए क्या है, यानी जब जो है एक नए डीएनए को एक फॉरेन डीएनए को एक वेक्टर डीएनए से जोड़कर जो नया डीएनए तैयार करा जाता है, वो पुनर्योगज डीएनए तकनीक कहलाता है। तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो बेहतर तरीके से आप कर पाएंगे। बायोपायरेसी के बारे में अक्सर पूछ लेता है, तो आप इसके बारे में, बायोपायरेसी के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट जो आपका है सहजीवन क्या है, इसको पढ़ लीजिएगा। यानी आप सहजीवन का एग्जाम्पल ले लें तो हो जाएगा बगुला और भैंस हो जाएगा, कि किस प्रकार से जो है बगुला और भैंस एक दूसरे की मदद करते हैं। जैव विविधता क्या है, इसको पढ़ लीजिएगा। रेड डेटा बुक क्या है, इसको पढ़ लीजिएगा। रेड डेटा बुक क्या है, मतलब विलुप्तता के कगार पर पहुंचे हुए जीवों के बारे में है ये। संकटग्रस्त वन प्राणियाँ क्या है, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। सहोपकारिता पढ़ लीजिएगा। सहजीवन है, परभक्षण है, तो ये पढ़ लीजिएगा। एग्ज़ाम में ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एग्ज़ाम में इनके आने के चांसेज हैं। आप इन टॉपिक्स को क्लियर कीजिए, और मेरी गारंटी है कि आप एग्ज़ाम में कम से कम आप 65+ स्कोर कर पाएंगे अच्छे से, अगर आप इन्हें पढ़ के एग्ज़ाम में जाते हैं तो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा पाए। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका पेपर बढ़िया से बढ़िया हो।